ईवीएम से मतदान पर सियासी घमासान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में ईवीएम से मतदान पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 27 दिसंबर को कहा था कि नगरीय और पंचायत चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से होगा, किंतु भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला बदल दिया है। अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव का मतदान ईवीएम से होगा और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। 13 दिन के भीतर सरकार के इस फैसले को पलटने का कारण प्रत्यक्ष मतदान को बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि महापौर चुनाव में प्रत्यक्ष मतदान होगा, जिससे बैलेट पेपर की काउंटिंग में काफी समय लग सकता है। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ईवीएम से चुनाव का हमेशा विरोध करती रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने तो धमकी दी थी कि यदि ईवीएम से मतदान हुआ तो कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगी। अब सरकार ने निकाय चुनाव ईवीएम से कराने का फैसला किया है, तो कांग्रेस ने इसे भाजपा को डर बताते हुए बार बार चुनाव प्रक्रिया बदलने का आरोप लगाया है। उधर भाजपा का कहना है कि जब कांग्रेस हारने लगती है तो ईवीएम को कटघरे में खड़ा करती है। 13 दिन के भीतर भाजपा ने ईवीएम से चुनाव के फैसले को क्यों पलटा और ईवीएम से चुनाव पर कांग्रेस की आपत्ति की वजह क्या है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग इस दिशा पर काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। लेकिन ये 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे, वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह संशय की स्थिति में है। पहले वार्डों के परिसीमन को लेकर त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई, आरक्षण की जो व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, जो पुराने नियम को बदलकर नए नियम लाए गए, उसके खिलाफ भी जन आक्रोश है। और अब जो ईवीएम से चुनाव करवाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार यू टर्न ले रही है। इससे पहले कलेक्टरों को, जिला कलेक्टरों को और निर्वाचन आयोग को ये कहा गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव की तैयारी कर ले। अब अचानक ईवीएम प्रेम जो है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को उजागर करती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी तक पारदर्शिता से क्यों भागती है, ईवीएम से इतनी मोहब्बत इनको क्यों है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। तो देखा आपने, जब से निकाय चुनाव में ईवीएम का उपयोग करने की आज से जो चर्चा सामने है, उसको लेकर जो है अब सियासी घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर से ईवीएम की कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा जो है होने वाली है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा बीजेपी प्रवक्ता आपसे है कि लगातार जो है 13 दिन पहले आप ही के डिप्टी सीएम जो है, नगरीय प्रशासन मंत्री जो है अरुण साव ने बयान दिया था कि सरकार जो है अब बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराएगी। लेकिन 13 दिन के बाद अचानक से स्टैंड बदल दिया गया है। अब जो निकाय चुनाव है वो ईवीएम से और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है बैलेट पेपर से कराने की बात सामने आ रही है। पहले मशीनरी तैयार नहीं थी, ईवीएम तैयार नहीं थी, अचानक से 13 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया जो ईवीएम तैयार हो गई है? नहीं कपिल जी, मुझे ये बताइए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो चाहे ईवीएम से हो, चुनाव तो हो रहे हैं ना। वोटिंग तो वोट तो जनता को देना है ना। वोट तो जनता उसी को देगी, जनता जिसको पसंद करती है, जो काम करने वाला नेता है उसी को वोट मिलता है। ये ईवीएम और बैलेट पेपर में क्या दिक्कत है कांग्रेस को, मेरे को समझ नहीं आता। अरे इससे पहले 2014 में
जब इनकी मेयर रायपुर में जीती थी वो भी ईवीएम से जीते थे। तो जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम ठीक हो जाता है, और हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पे डोस मत देते हैं। ये पुराना घिसा पीटा आरोप कांग्रेस हर बार लेके आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अभी महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने कई बात के आरोप लगाए। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली के चुनाव का जब आचार संहिता लग रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, उन्होंने सब बातों का पॉइंट वार जवाब दे दिया। उसके बाद भी कांग्रेस को दिक्कत है। जहां तक आपने बात कही कि ईवीएम से क्या क्यों कराना है, देखिए कर्मचारी संगठन ने उप मुख्यमंत्री से बात कही कि भाई इसमें समय लगता है, काफी समय लग जाएगा। अगर बैलेट पेपर चुनाव अगर नगरीय निकाय को हम अगर ईवीएम से कराते हैं तो अच्छा रहेगा, और बाकी चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। पंचायत चुनाव वो तो होंगे ही बैलेट पेपर से। तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। चाहे वो अरे तो आशु शर्मा जी, कांग्रेस की आपत्ति को दूर कर दीजिए ना, जब वो बार बार आरोप लगा रही है। अभी आप ही ने फैसला लिया था 27 दिसंबर को कि हम बैलेट पेपर से कराएंगे, कांग्रेस ने स्वागत भी किया था। तो भैया उनकी मन की कर दीजिए, हर्जी क्या है उनकी इच्छा पूरी करने में। अगर आपकी पकड़ जनता के बीच में है तो फिर आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कराया। निश्चित रूप से पिछली बार हमने बैलेट पेपर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने चुनाव कराया था बैलेट पेपर से, तो हमने क्या मना किया था क्या कि नहीं बैलेट पेपर से नहीं होगा, ईवीएम से होगा तभी हम चुनाव लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा चुनाव हुआ वैसा हम लड़े। अरे भाई दिक्कत आपको क्या है? ईवीएम से हो, बैलेट पेपर से चलिए हो, पूछ जनता लेते को हैं, वोट जवाब लेते करना हैं। है। अंशुल मिश्रा दिक्कत जी, क्या है, आखिर मेरे को समझ नहीं आता। चलिए आपका सवाल का जवाब लेते हैं। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, यहाँ पर जो है वासु जी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव सरकार करा रही है, चुनाव आयोग करवा रहा है। आखिर आपको चुनाव तो हो रहे हैं ना, अब ईवीएम से हो बैलेट पेपर से हो, उसमें क्या खामियां हैं आपको? बिल्कुल सही प्रश्न किया बीजेपी के प्रवक्ता ने, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं मान्यवर, कि जिसकी राजनीतिक मजबूरी होती है ना, उन्हें सच्चाई कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आती है। आज उसी कूपमंडुता की स्थिति में हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा आज से 13 दिन पहले कि चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से होगा और ईवीएम से नहीं होगा। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि 13 दिन में ऐसा कौन सी व्यवस्था जमकर आ चुकी है कि वो तुरंत के तुरंत हाल के हाल चेंज कर दिया? पहला प्रश्न खड़ा होता है। और आज के 13 दिन पहले ऐसी कौन सी व्यवस्था आपसे ही नहीं हो पा रही थी कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रहे थे? दूसरा प्रश्न, जो हमारी दिक्कत है हम वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपने अभी वार्डों का परिसीमन कराया। परिसीमन कितने बार आपूर्त हुआ है और कितने बार आपूर्त नहीं हुआ है, इस बात का आपका संगठन भी स्वयं अच्छे से जानता है और हमारा मंत्रिमंडल भी बहुत अच्छे से जानता है। तो यह वाजिब प्रश्न जो उठता है, वह वाजिब प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी और अधिकार हमारा है कि नहीं है, कि आप सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? और चौथी सबसे बड़ी बात, अगर आप कहते हैं कि ईवीएम से फास्ट काम हो जाएगा, सही मतगणना हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा 2 सेकंड के लिए मान जाए, तो पंचायत चुनाव में क्या दिक्कत आ जाती है मान्यवर? ईवीएम वहां तो नहीं पहुंच पाती। और जबकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी यह कहते हैं कि पंचायत चुनाव को हम बैलेट पेपर से कराएंगे क्योंकि हम उतनी ईवीएम नहीं पहुंचाएंगे। और आज दिनांक में उप मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त ईवीएम मशीन है, हमारे पास पर्याप्त सर्विस इंजीनियर है, हमारे पास पर्याप्त सब कुछ पूरा मैन पावर है। तो जब मैन पावर पर्याप्त है तो या तो एक ही चीज से करा लीजिए। दोहरे चरित्र की राजनीति और दो घोड़ों पे पैर रखने, मैं नहीं समझ सकता हूं कि इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है इस बात को इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ की चलती हुई सरकार को यही नहीं पता कि उनके पास मेन पावर कितना है। छत्तीसगढ़ की चलती हुई सरकार को एक वर्ष में यही पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अंशुल जी, बड़ा सवाल यह है कि जिस ईवीएम को लेकर आप सवालिया निशान खड़े करते हैं, आपका केंद्रीय नेतृत्व तो सवाल खड़े करता रहा है, उसी ईवीएम के थ्रू आपने यहां मेयर चुना है अपना रायपुर में? बिल्कुल हमने कई बार मेयर चुना है। तो फिर ना केवल मेयर चुना है, मैं ईवीएम, बता तो ईवीएम पर सवाल क्यों है जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जब चुनाव आयोग कह चुका है कोई छेड़खानी नहीं है? कर्नाटक में आप जीतते हैं तब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं होते हैं, हिमाचल प्रदेश में आप जीतते हैं तब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं होते हैं। तो आखिर ये आप अपने क्षण बता दीजिए ना कि जहां पर आप जीत जाते हैं वहां पर चुप्पी साध देते हैं, और जहां पर आप हार जाते हैं वहां पर पूरा हार का ठिकरा जो ईवीएम पे फोड़ देते हैं। चलिए मैं इस बात का आपका जवाब दे देता हूं। यह बड़ा उम्दा प्रश्न आपने किया, लेकिन आज का विषय ईवीएम पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना नहीं है। आज का विषय जो था, आज चलती हुई सरकार के मंत्री परिषद के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना है, क्योंकि वह यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किससे चुनाव कराना है और कैसे चुनाव कराना है और किससे चुनाव नहीं कराना है। उस पर चर्चा कर ली है, लेकिन थोड़ा मैं आपका विश्लेषण जानना चाह रहा हूं ना अंशुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि हम जहां हार जाते हैं इनके हिसाब से हम ईवीएम पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं। मान्यवर, हमने कई सारे ऐसे चुनाव हैं जो ईवीएम पर लड़कर जीते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है और इस बात का इतिहास भी गवाह है। लेकिन कई सारे ऐसे चुनाव हैं
जहां हमें उसी ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ना लगा और हम जीत रहे थे, उन पर हम हारे हुए भी हैं। तो हम यह कहते हैं कि जब बैलेट पेपर्स में ऐसी ऐसी कौन सी समस्या आ तो जाती मैं है कि वही तो बैलेट बोल रहा पेपर हूं, जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम अच्छा काम कर जाती है, जहां आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। मैं नहीं वही तो बोल रहा आदरणीय, हूं, जनता जब आपको आदरणीय जिताती है तो हरा भी सकती है ना मिश्रा जी। आदरणीय, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हार जीत तो लोकतंत्र का ताना बाना लगा रहता है। बिल्कुल। हम जब 200 साल की आजाद कराने गए थे हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों से, तो हमने ये थोड़ी ना सोचा था कि हम जीतेंगे हारेंगे। हम तो आंदोलन करते हुए कूद गए थे, वहां से कांग्रेस का उत्पन्न हुआ था। तो हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है। अच्छा हार अंशुल जी, जीत से हमें फर्क नहीं पड़ता। अंशुल जी, हमारा परम उद्देश्य जो होता है, आपने जो प्रश्न किया मैं उसका सटीक जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी, हमारा परम उद्देश्य जो होता है कि लोकतंत्र जो है वो हिंदुस्तान का जिंदा रहना चाहिए। कोई भी मशीन से कोई भी मशीन अपने आप छेड़खानी के तरीके में नहीं जाती, लेकिन वहां पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष होते हैं, उन मशीनों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। देश का चुनाव आयोग के प्रमुख व्यक्तियों ने किस प्रकार का भारतीय मीडिया पर बैठकर बयान दिया है, ये आपसे और हमसे अछूता नहीं है। तो क्या हमें ईवीएम पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं वो खुद अंशुल दबाव जी, में काम कर रहे हैं। बिल्कुल अंशुल जी, तो हमारा आपका प्रश्न हमारा उठाना उनका सहयोग वाजिब है, करना बिल्कुल। आपका प्रश्न उठाना वाजिब है, लेकिन उस ईवीएम को जिस पर आप प्रश्न उठा रहे हो उसका जो है स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, चुनाव आयोग दे चुका है। हाँ। अच्छा बताइए, मेरे सुनिए तो अंशुल जी, अगर जी। ईवीएम में खामियां होती तो बीजेपी ने जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में पिछले 3 पंचवर्ष से लगा रही है, वहां पर आज बीजेपी की सरकार होती। ममता दीदी क्यों जीतती आ रही है 3 बार से लगातार? आम आदमी बिल्कुल सही पार्टी बोल क्यों रहा है। 3 बार से जीतती आ रही है? ये भी तो एक सवाल उठना चाहिए ना। माननीय, शायद मैं आपको अपने उन शब्दों में समझा नहीं पा रहा हूं। मैं फिर से आपको प्रयास करता हूं कि जब हमने बहुत मुझे नहीं, पुरानी आप का- बीजेपी मैंने वक्ता को समझा दीजिएगा। मैंने 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 और हमने आपने सबने मिलकर बहुत पुरानी बचपन से कहावत सुनने चाह रही है कि जो चोर होता है वो 4 घर छोड़कर चोरी करता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बहुत उम्दा प्रश्न किया कि ईवीएम पे जब आप हार जाते हैं, वहां पर आप ईवीएम पे खड़ा कर देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और जहां जीत जाते हैं वहां अपने संगठन पर बात कर लेते हैं। मान्यवर, भारतीय चुनाव आयोग के वरिष्ठ व्यक्तियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर अपना दुखड़ा रोया है। तो उस ईवीएम किसके अंडर में है? ईवीएम उन्हीं व्यक्ति विशेषों के अंडर में है जो आज दबाव में काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, आप अपना मोबाइल चला रहे हैं, उस मोबाइल में वह मोबाइल खराब नहीं है, अर्थात ईवीएम खराब नहीं है। उस मोबाइल को चलाने वाले की दृष्टिया कैसी है वह उस पर निर्भर करता है। आपको अच्छा देखना है, भजन सुनना है तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको उसमें गलत देखना है तो आप वह आपका अधिकार है। तो जब आपको कंट्रोल करने वाला ही व्यक्ति दबाव में काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी आवाज उठाने के लिए, ईवीएम की आवाज उठाने के लिए, जनता के सही वोटर मताधिकार की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है जो जनता के चलिए ये साथ बता दीजिए संघर्ष करते आपके, हुए नजर आ रही चलिए है। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है, सीधा बस पत्रकार का रुख करूंगा। आपके पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि अगर ईवीएम से चुनाव छत्तीसगढ़ में होता है तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे। अब ईवीएम से चुनाव कराने, निकाय चुनाव का फैसला हो चुका है, अब क्या स्टैंड होगा कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में? ये कावासी लखमा जी का विशेष अधिकार है। कावासी लखमा जी जिस बात को लेकर जनता के बीच में आए हैं और उन्होंने यह कहा है, मैं उन्हें धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहता हूं कि हम वही जो मैंने आपसे 2 मिनट पहले कहा कि हम चुनाव जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता मान्यवर। लड़ेंगे या नहीं ये बता दीजिए ना, लड़ेंगे, मैदान में आएंगे नहीं आएंगे? मैं आपको वही तो बता रहे हैं, आप धैर्यपूर्वक 1 सेकंड तो सुन लीजिए। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय कर लेगी। लेकिन जो जनता जनार्दन को तय करना है, जो लोकतंत्र को जिंदा करना है, जो अगर एबीसीडी को अगर अपना वोट डाल रहा है तो वो एबीसीडी को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी आवाज कौन उठाएगा भाई साहब? उसकी आवाज तो हम कांग्रेसी ही उठाएंगे, कावासी लखमा जैसे सक्षम नेता उठाएंगे। इनके बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? बीजेपी इस अरे अंशुल जी, फिर आप यहां वहां पहुंच गए। मैं मुद्दे की बात बोल रहा हूं, सवाल उठा रहे हैं आप, शुरू से उठाते आ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कवासी लखमा जी ने बयान दिया था कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम बहिष्कार करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये निर्णय हो चुका है, सुनिए, निर्णय हो चुका है, निकाय चुनाव जो है ईवीएम से होंगे और पंचायत चुनाव जो है बैलेट पेपर से होंगे। तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में भाग लेगी या नहीं लेगी? मैं सिंपल सवाल है, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। मैंने इसी का सिंपल जवाब दिया, आपको शायद सुन नहीं पाए कि यह कावासी लखमा जी का विशेषाधिकार है। ये कावासी लखमा जी इस बात को तय करेंगे कि कावासी लखमा जी को इसमें चुनाव में उतरना है कि नहीं उतरना है। अच्छा, कवासी लखमा का बयान जो व्यक्तिगत है वो कांग्रेस पार्टी का बयान न माना जाए? कावासी लखमा जी ने जो बयान दिया है वो व्यक्तिगत नहीं, वो जनता जनार्दन का बयान दिया है। वही तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जनता को प्रमुख इस दूरी पर क्यों नहीं रखना चाहते आज? और हम मीडिया के स्तंभ में हम क्यों नहीं बात करना चाहते कि जनता का अगर वोट उतरेंगे या नहीं? जनता गोल गोल घुमाते रहेंगे। चलिए मैं के शर्मा साहब का
रुख करूंगा। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से ईवीएम को लेकर जो है एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है, विपक्ष का स्टंट क्या आप सुन रहे हैं, आक्रामक नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो ईवीएम को अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या लगता है अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो उसमें वास्तविकता में जिस तरीके के जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम में कोई खामियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि इन 13 दिन में आखिर बदलाव, फैसला बदलने की जरूरत है, क्या अन पड़ी है बीजेपी को, यह बड़ा सवाल है। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, साजिश की कोई बात नहीं है। अंशुल ने जो एक बात कही है कि इसमें हमको ईवीएम पर सवाल की बात नहीं है, अभी हो रही है कि सरकार के निर्णय को लेकर, जैसे आपने कहा कि कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री का निर्णय आता है कि ये सब चुनाव मत पत्र से होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, उसके बाद अब निर्णय बदला जा रहा है। तो ये है कि कारण क्या है? क्या पहले से इस प्रकार की चर्चा नहीं थी कि आपके पास व्यवस्था कितनी ईवीएम है, कितने मतपेटी है? पिछले समय जो चुनाव हुआ था, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अलग अलग हुए थे, तो मतपेटी उस समय तैयार किए गए थे। अब क्या पर्याप्त मतपेटी नहीं है? क्या चुनाव में देरी हो सकता है? या महापौर चुनाव के लिए जिस तरह से एक बड़े क्षेत्र में होगा, 4 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रायपुर के महापौर का चुनाव करेंगे, तो ये एक लंबा समय लग सकता है, जैसे 2010 में लगा था कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। सवाल इसका निश्चित रूप से कई देशों में इसको ठुकराया भी है। बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां भी इटली, फ्रांस जैसे राज्यों में, देशों में इसको ठुकराया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ईवीएम पर अभी कोई सी ने भारत में तो पुष्टि नहीं की है कि इसमें कई प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार चुनौती हुई, किसी ने इसको चुनाव आयोग के सामने इसको पुष्टि नहीं कर पाया क्या है। इसके बाद जो है इसमें तमाम प्रकार के बताए गए वीवीपैट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिसको आप वोट डाल रहे हैं उसको वोट गया है कि नहीं गया है। गिनती को लेकर है, जो फॉर्म 70 शायद दिया जाता है इनको, उसमें भी स्पष्ट रहता है कि कितने मतदान हुए हैं, कितने वहां पे आपको मतगणना के दौरान मिल रहे हैं। तमाम प्रकार के पारदर्शिता के प्रयास चुनाव आयोग द्वारा किए गए। इसके साथ ही उसको रखने की भी बात कही गई कि सिंबल को आप रख सकते यूनिट को, और कुछ 45 दिनों तक आप रख के पैसा देके उसकी जांच भी करवा सकते। तमाम प्रकार के उपाय किए गए। बात यहाँ पे आती है कि निर्णय को लेकर के, पंचायत चुनाव जो होगा उसमें 4 वोट डालना पड़ेगा, पंच का, सरपंच का, जनपद का और जिला पंचायत सदस्य। अब ये 4 वोट डालने हैं लोगों को, तो मतपेटी में ये चीज क्या है, क्या ईवीएम में इस प्रकार से संभव है? और दूसरी चीज है कि जो नगरीय निकाय का चुनाव होगा, पार्षद और इनका महापौर का चुनाव या अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं? ये आयोग की ओर से, क्योंकि सरकार की ओर से बात आती है, भाजपा के कोर ग्रुप में इस पर चर्चा होती है, इसलिए कांग्रेस सवाल उठाई। मतदाताओं को में अभी कोई भी इस प्रकार से ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठा है, नहीं तो नोटा के बटन ज्यादा जपते या लोग वोट डालने जाते नहीं। कांग्रेस भी मुझे लगता है कि दोनों ही तरह से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो राजनीतिक निर्णय होते हैं उसको लेकर सवाल उठते हैं। कांग्रेस का भी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तरह से कब्जा है। नगरीय निकाय अध्यक्ष के रूप में कहे, महापौर कहे, पार्षदों में अधिकांश उनका ही कब्जा है। तो इसलिए 5 साल के अपने कार्य के आधार पर वो मैदान में है, और 1 साल में जो भाजपा ने जो काम किया है, चाहे मतारी वंदन की बात करें, किसानों की बात करें, किसानों को जो अंतर की राशि अभी नहीं मिली है, क्या उसका इंतजार किया जा रहा है? सब किसानों को जब 3100 रुपए मिल जाएगा तब चुनाव होगा। तो ये चर्चा का विषय है, लेकिन ईवीएम पर सवाल की बात नहीं है। सरकार को एक निर्णय में आना था कि हम इस पर करना है। जल्दबाजी में कोई बात बाहर कहना, इससे एक दुविधा की स्थिति पैदा होती है कि क्यों ऐसा निर्णय पहले क्यों लिया गया, अब क्यों लिया जा रहा है, स्पष्टीकरण की बात आती है। एक बार तय हो जाता है कि सभी चुनाव ईवीएम से होना है, या पंचायत से होगा, पंचायत चुनाव आप नगरीय निकाय अलग अलग तरीके से कराना चाहते हैं। तमाम प्रकार की जो बातें हैं, कब होगा चुनाव उसको लेकर, प्रशासक बैठने को लेकर के, ये चीजें एक नीति और नियत की बात नहीं हो रही है। आपकी नियत सही है, ठीक है, आप निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी नीति है उसमें आप बार बार परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष को आप अवसर दे रहे हैं। वासु जी, यहां पर आपने सुना है कि शर्मा साहब ने कहा कि आपकी नियत पर कोई खोट नहीं है, लेकिन नीति पर सवाल या निशान उठने लाजमी है, क्योंकि बार बार आप स्टंट बदल रहे हैं। 13 दिन पहले कुछ और बोलते हैं, अब आज कुछ और, 13 दिन बाद कुछ और बोलते हैं। आखिर ये स्ट्रैटेजी में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर अब विपक्ष तो सवाल उठाएगी ना, विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है। साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि शर्मा जी ने कहा है कि शर्मा साहब ने कि कई देश जो हैं वो ईवीएम को ठुकरा चुके हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, तो इस दिशा में क्या आप काम नहीं कर सकते थे? शुरुआत छत्तीसगढ़ से करनी चाहिए थी, आपने नहीं की है। तो ये ईवीएम का प्रेम जो आपका है, इस पर भी मैं थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा। दोनों सवालों के जवाब वासु जी आपसे चाहूंगा। देखिए,
सबसे पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। ये कहना है कि दूसरे देशों में ये ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहां की आबादी और भारत देश की आबादी देख लेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जो चुनाव करने में काफी समय लगता है, और ये कोई ईवीएम भारतीय जनता पार्टी नहीं लाया, कांग्रेस ने लाया है। कांग्रेस के ईवीएम लाया है, कांग्रेस से उस समय से चुनाव हो रहे हैं, आज भी चुनाव हो रहे हैं। और लगातार आपने भी, फिर मैं वही बात करूंगा तो फिर वही बात होगी कि मैंने कहूंगा कि आप कलकत्ता में चुनाव क्यों जीत जाते हो, दिल्ली में, कर्नाटक में, हिमाचल में, ऐसे कितने स्टेट हैं। इसका पूरा क्लियरिफिकेशन अभी वो 4 ये दिन बोल रहे हैं पहले 4 घर को छोड़कर डकैती डाली जाती है, बोल रहे हैं 4 घर को छोड़ के चोरी की जाती है। अब ये हास्यास्पद बात है कि नहीं है, अब मुझे समझ नहीं आता। अगर चुनाव मेरे को जीतना है, ये कोई चोरी करने का खेल थोड़ी ना हो रहा है भैया। अगर हमारे हाथ में सब कुछ होता तो हम 400 को नारा लगाए थे, हमको 240 सीट मिला। अगर ऐसा होता तो हम लोग 400 नहीं जीत जाते। यानी कुछ भी बोलना है ना, बेसर पैर की बातें करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि क्यों हमारे स्टडी हमने कोई चेंज नहीं किया। हमने पहले माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम कोशिश करें कि बैलेट पेपर चुनाव हो जाए, लेकिन कुछ कर्मचारी नेताओं ने, कर्मचारी लोग से बात हुई और इस बार इसमें निर्णय लिया, चुनाव आयोग का निर्णय लिया कि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। और पंचायत चुनाव कभी भी ईवीएम से नहीं हुए, वो बैलेट पेपर से ही होते हैं। वो कभी भी ईवीएम से चुनाव नहीं हुए। ये नगर पालिका के चुनाव ईवीएम से हो चुके हैं, तो इसे प्रैक्टिकली ये हो सकता है चुनाव। वासु जी, इसके पहले जो है भूपेश बघेल सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराया था, आप पहली दफा करवाने नहीं जा रहे थे। मैं तो कह रहा हूं ना, कराया था तो हमने कहा मना किया, हमने तो नहीं कहा कि भाई आप तो ईवीएम आप से क्यों नहीं करा रहे? सवाल तो वही है ना वासु जी, आप क्यों नहीं करा रहे हो? अरे यानी ईवीएम, आप मुझे बताइए, ये तो सर चुनाव आयोग निर्णय लेगा ईवीएम से होना है कि बैलेट पेपर से होना है, ये तो चुनाव आयोग चलिए, निर्णय कांग्रेस लेगा। प्रवक्ता को कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुल मिश्रा जी, कोट करना चाह रहे हैं शायद। जी अंशुल जी। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, उचित साध्य की प्राप्ति हेतु साधक एवं संसाधन का पवित्र होना अति अनिवार्य है। आदरणीय के शर्मा जी ने कहा कि ये बार बार नीति बदल रहे हैं। पवित्र होना नहीं भैया, पवित्र है भैया, सुनिए तो, सुनिए तो, नहीं पवित्र है वो। अगर आपके पास समय खराब मत करिए, 2017 में इलेक्शन कमीशन ने हैक करने के लिए कहा था, कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता क्यों नहीं गया भैया? क्यों नहीं गया हैक करने के लिए? आपके बीच में नहीं बोला बता दो ना। मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बोला था, जनता का समय बड़ा चलिए वासु जी सुन लीजिए आप, फिर मैं आपको समय दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। तो जो अभी आदरणीय के शर्मा जी ने कहा कि ये बार बार नीति क्यों बदल रहे हैं, तो इनकी जब तक नियत में साफ स्वच्छता नहीं आएगी, इनकी नियत में बहुत बड़ी खोट है, इसलिए बार बार ये नीति बदल रहे हैं। इनको सबसे बड़ी समस्या आदरणीय तात्कालिक समय का भाव है, कम शब्द में बात रखिएगा। जी विष्णु देसाई जी ने यह कहा था कि हम 3100 रुपया देंगे सारे छत्तीसगढ़ वासियों को, एक मुश्त, एक अकाउंट में एक दिन में पैसा आएगा। लेकिन वारे छत्तीसगढ़ मातारी के पुत्र कहे जाने वाले लोगों, आज तक वो डिफरेंस का पैसा अभी तक नहीं आया। और बेरोजगारी भत्ता की बात कर लेते हैं अंशुल जी, बेरोजगारी भत्ता की बात कर लेते हैं। 5 साल सरकार रही, 4.5 साल के बाद आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, उस पर भी बात कर लेते हैं। अकाउंट में चला गया है। अंशुल जी धान बेचते नहीं, अंशुल जी को पता ही नहीं है भाई। 3100 रुपए पिछले बार अकाउंट में चला गया है। अभी जो धान बिक रहा है एमएसपी के बाद फिर अकाउंट में जाएगा पैसा। अरे आपको पता ही नहीं है अंशुल जी, पता ही नहीं है आपको। फिर किसी भी व्यक्ति के पास छत्तीसगढ़ में एक, अरे मान्यवर, पहले एमएसपी जाता है, उसके बाद डिफरेंस करा दिया जाता है। किसानों को पता होता है, अगर आप किसान होते तो आपको पता होता है ये बात। ये आप बातें नहीं करते। अरे आप किसान, आपको ठुकरा चुके हैं। चलिए वासु जी, अंशुल जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, सीधा के शर्मा साहब को करूंगा, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। अरे अंशुल जी और वासु जी प्लीज। स्पष्ट है ना, 3100 रुपया आया कि नहीं आया? अंशुल जी, चर्चा के लिए समय का अभाव है। वासु जी समय का अभाव है। अंशुल जी, वासु जी समय का अभाव है। अरे झूठ नहीं बोला, आप झूठ बोल रहे हो। वासु जी, अंशुल जी प्लीज, हम के शर्मा साहब को रुक करें थोड़ा सा। 2500 बार में नहीं आया। अरे अंशुल जी और वासु जी प्लीज अंशुल जी, बैठे पूछ लीजिए। अंशुल जी, वासु जी प्लीज, आप नहीं प्लीज एक मिनट अभी क्लियर हो जाएगा। 2500 रुपए एक साथ मिलता था क्या? पूछिए। अरे अंशुल जी, हिसाब किताब आप लोग आपस में बैठे कर लीजिएगा, ये क्योंकि समय का अभाव है, के शर्मा साहब को भी समय देना है। अंशुल जी प्लीज, अंशुल जी प्लीज अंशुल जी, मुझे एंकर की भूमिका निभाने दीजिए प्लीज। के शर्मा साहब, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर देख सकते हैं सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं, यहां पर नियत की बात चल रही है, नीति की बात नहीं चल रही है। क्या लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का जो गढ़ जो लगातार 3 पंचवर्ष से बरकरार है, चाहे महापौर हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, कांग्रेस का कुनबा ज्यादा बड़ा नजर आता है, तो क्या इस बार उलट फिर नजर आएगा?
बिल्कुल नहीं, इसके मैं कहता हूँ कि जनता में और किसी को भी इस बात कर आम जनता में तो कम से कम इस बात का ये नहीं है कि ईवीएम से वोट डालने से फर्क पड़ेगा, मतपेटी से में कांग्रेस जीत जाएगी, ईवीएम में भाजपा जीत जाएगी, ये स्थिति अभी नहीं है। कांग्रेस भी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है और अभी तक भी दावा है कि ईवीएम से भी चुनाव होता है तो वो क्या अपने गढ़ बचा पाएंगे भाजपा की सरकार रहते हुए। महत्वपूर्ण बात है, स्थानीय निकाय का चुनाव होना है, मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क, नाली, पानी, बिजली के लिए होना है, प्रदूषण के लिए होना है, मच्छर के लिए होना है। तो ये सब समस्याओं का निदान कितना हो पा रहा है, कितना कर पा रहे हैं, 24 घंटे पानी देने की बात करते हैं, संपत्ति कर आधा जी जी करने जी। की बात करते हैं, जो सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जो वादे आपने किए विधानसभा चुनाव में, गैस का जो आधा 500 रुपए में गैस देने का, ये तमाम प्रकार की बातें जनता के बीच जाना है और 1 साल के कार्यकाल की एक बड़ी परीक्षा शायद सरकार की होने वाली है कि आपने जनता के लिए जो वादे किए उसमें कितना पूरा किया है। ये बिल्कुल, इस कितना चुनाव वादों एक पर असर होगा, जनता किसे अपना सरमूर बनाएगी, देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शर्मा साहब आपका, साथ ही वाशु शर्मा जी आपका, साथ ही अंशुल मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ईवीएम की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा होने वाली है छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर। विपक्ष बार बार सवाल उठा रही है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जनता जो है कितना इत्तेफाक रखेगी, ये तो रिजल्ट और परिणाम बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।